जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश कोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। PS1 आज इस मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं, और वो रिव्यू इसलिए भी करने वाले हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये डिमांड थी कि कुछ मेजर मूवीज का एटलीस्ट आप रिव्यू करें, क्योंकि जम्बू टॉक्स एक नरेटिव बिल्डिंग का ही चैनल है और किस तरीके से हमारी मूवीज में इस नरेटिव को दिखाया जा रहा है जो हमारे देश के साथ में है या देश के खिलाफ है या न्यूट्रल चल रहा है या क्या कुछ है, उसके बारे में बात की जाए। तो फर्स्टली PS1 मूवी ये एक नोवेल बेस्ड मूवी है, और इसके बारे में कहा यह जा रहा था कि इसकी जो ताकत है, इसकी अपेक्षा, देखिए मैं शुरुआत में ही आपको कहता हूं कि अपेक्षाएं किसी से नहीं करनी चाहिए। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अपेक्षा हमेशा किसी ना किसी से होती है। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। कंपटीशन हमेशा रहेगा, अपेक्षाएं हमेशा होंगी। ये अलग बात है कि आपकी अपेक्षाओं में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार ये कहा गया कि ये जो फिल्म है इसके आप बाहुबली से कंपैरिजन मत करिए। चलिए, मैं ये बिल्कुल मान के चलता हूं कि आपको बाहुबली से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन लायक मूवी है भी नहीं। लेकिन मैं यहां पर आपको 3 ऐसे एग्जांपल्स बताता हूं जिन एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत इस मूवी के नैरेटिव के बारे में समझ में आएगा। पहला, मैं क्लियरली यहां पर ये बोलता चलूं कि PS यानी कि पोनियन सिल्वन जो ये करेक्टर है, यही करेक्टर है जो PS2 में आपको दिखाया जाएगा आगे, और यही करेक्टर है जिनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम राव राजा राजेंद्र चोल के रूप में विश्व विख्यात हुआ। और यही वो चोला डायनेस्टी है, चोल राजवंश है, जो साउथ इंडिया से लेकर के यानी कि दक्षिण भारत से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक, दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो निकाल करके दुनिया के सामने लेकर के आता है। लेकिन अब बात यह है कि पोनियन सिल्वन इस किरदार को, क्या इस किरदार से आपको मोहब्बत होती है, प्रेम होता है, स्नेह होता है? क्या आप इस किरदार से इस 3 घंटे की मूवी में जुड़ पाते हैं? और अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो गलती किसकी है? मैं इस बात को नहीं कहना चाह रहा कि स्टोरी लाइन में केवल इतना ही है और कि भाई एक गणराज्य है, एक चोल गणराज्य है जिसके राजा है सम्राट सुंदर चोल, और उनके उस गणराज्य में कुछ लोग हैं जो कि उसे जो है वो विध्वंस करना चाहते हैं। उसके लिए वो षड्यंत्र रचते हैं, और षड्यंत्र रचने के बाद में उनके जो 3 संतानें हैं सम्राट सुंदर चोल की, जिनमें से एक संतान है जो आदित्य नाम है, दूसरा संतान उनकी बेटी है, और तीसरा PS यानी कि पोनियन सिल्वन जिसके नाम से ये पूरी की पूरी फिल्म भी है। वो तीनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग जगह पे रहते हैं। स्टोरी हमेशा ऐसी ही होती है। अगर हम रामायण की बात करें तो स्टोरी क्या थी? एक राजा दशरथ हैं, उनके पुत्र हैं, उनके पुत्रों को वनवास दिया जाता है, वहां से रावण जो है वो माँ सीता को किडनैप करके ले जाता है, युद्ध होता है, वो वापस आ जाते हैं। स्टोरी 2 लाइन में ही है। महाभारत की बात करें तो स्टोरी क्या है? कौरव हैं, पांडव हैं, और कौरवों से जो कौरव जो है वो पांडवों का जो राज है पूरा का पूरा वो छीन लेते हैं। उसके बाद में धर्म युद्ध होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बात कहता चलूं कि आप बी आर चोपड़ा की महाभारत देख लीजिए, रामानंद सागर की आप रामायण देख लीजिए। क्या रामानंद सागर की रामायण देख करके भी आपको राम के कैरेक्टर से प्यार नहीं होता? क्या अरुण गोविल के रूप में आपको राम जी जो है वो दिखाई नहीं देते हैं? क्या लक्ष्मण का कैरेक्टर आपको कनेक्ट नहीं करता है? माँ सीता का कैरेक्टर क्या आपको कनेक्ट नहीं करता है? और ठीक वैसे ही महाभारत में भी, चाहे वो युधिष्ठिर हो, नकुल हो, सहदेव हो, भीम हो, अर्जुन हो, द्रौपदी हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण हो, उनके कैरेक्टर से आप कनेक्ट होते हैं। एक्चुअली वो कैरेक्टर्स आपको पॉजिटिविटी देते हैं। स्टोरी लाइनअप में, उनके डायलॉग्स में वो कैरेक्टर आपको बताते हैं कि वो एक्चुअली थे क्या, वो है क्या, और उनसे आपको सीखना क्या चाहिए। और यही बात बाहुबली में राजा मौली सर ने करके दिखाई थी। क्या था? शुरुआत में ही जो शिवलिंग को उठाने का दृश्य है, उसी से आप बाहुबली से, चाहे वो दोनों पार्ट्स में राजा अमरेंद्र बाहुबली की बात करें या राजा महेंद्र बाहुबली की बात करें, लेकिन ये किरदार लोगों को आपस में कनेक्ट कर जाता है, आपको उससे प्यार हो जाता है, आपको लगता है कि इस किरदार में पॉजिटिविटी है। 3 घंटे की इस फिल्म में जिसका नाम पोनियन सिल्वन प्रथम है, PS1 है, इस किरदार से आपको मोहब्बत नहीं हो पाती, आपको प्यार नहीं हो पाता, आप कनेक्ट नहीं हो पाते। क्या किया इस किरदार ने जिसके कारण से पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई? मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस फिल्म को एक इस तरीके से परिप्रेक्ष्य में पेश करें कि आप चोला गणराज्य की महानता दिखाएं, उनका ऐश्वर्य दिखाएं, उनका वैभव दिखाएं। ये तो ना अयोध्या का वैभव रामानंद सागर ने दिखाया था, और ना महाभारत के इंद्रप्रस्थ का वैभव बी आर चोपड़ा ने दिखाया था। आपसे भी ये नहीं कह रहे, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। यहां पर एकता कपूर ने महाभारत सीरियल शुरू किया था, बनाया था। उस एकता कपूर के महाभारत सीरियल की हाल क्या हुआ था, हश्र क्या हुआ था, ये मैं आपको बताता हूं। शुरुआती कुछ एपिसोड्स आए थे और उसके बाद में वो सीरियल जो है वो हट गया था। क्यों हट गया था? बिकॉज जो किरदार थे
उनसे लोगों को घिन आने लगी थी, नफरत होने लगी थी। गुफी पेंटल ने शकुनी का किरदार निभाया था महाभारत में, आपको उससे घिन नहीं आती है। दुर्योधन का किरदार पुनीत इस्सर ने निभाया, उससे आपको घिन नहीं आती है। ठीक वैसे ही रावण की बात करें या मेघनाथ की बात करें, इन किरदारों से भी आपको घिन नहीं आती, क्योंकि एटलीस्ट चाहे वो अधर्म की तरफ हो, लेकिन आपके ही इसी धरती के वो लोग थे, इसलिए आपको उनसे घिन आए। ऐसा किरदार क्यों होना चाहिए? मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री का एक उदाहरण देता हूं। किरदार का नाम है या शख्सियत का नाम है प्राण। जी हाँ, प्राण, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था, लेकिन यही किरदार जब मलंग काका के रूप में फिल्म में आता है, उपकार या पूरा पश्चिम, ये दोनों में से कोई एक फिल्म थी, और वो किरदार को किस तरीके से निभाता है कि बाद में चाहे वो फिल्म जंजीर हो या इसके बाद की और फिल्में, उन सभी में एक पॉजिटिविटी का संचार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चाहे चोल वंशों के साथ में पांड्या जो एक जो दिखाए गए कि उनको एक तरीके से आतंकी दिखाया गया। पांड्या जो उनके साथ में, बिकॉज़ उनका, मैं ये नहीं कह रहा कि सत्ताओं का संघर्ष नहीं होता है, सत्ताओं का संघर्ष तो हमेशा होता है, हमेशा रहा भी है। लेकिन सत्ताओं के संघर्ष में आप दूसरे सामने वाली सत्ता को आतंकी दिखाएँ, ये अच्छी बात नहीं है। पांड्या राजवंश का इतिहास अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा रहा है। पल्लवों का इतिहास भी बहुत बड़ा रहा है। आप किसी को आतंकी नहीं दिखा सकते, लेकिन इस फ़िल्म में जब पांड्या लोगों की बात आती है, तो वो पांड्या पोनियन सेल्वन को, पीएस सेल्वन को जब मारने आते हैं या मारने उनके कुछ लोग भेजे जाते हैं, तो वो एक डकैत, लुटेरे, आतंकी के तरीके से प्रेडिक्ट होते हैं, वैसे वो उनको चिन्हित किया जाता है, वैसा दिखाया जाता है। आपको ये आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्टर मणिरत्नम, जैसे गोरे रंग से हमेशा ऐतराज है। आप इनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, स्टार्टिंग विद रोजा, बॉम्बे, रावण या काला, या इसके अलावा इस तरह की इनकी फिल्म थी युवा, दिल से, इन सभी फिल्मों में जो गोरे रंग का करेक्टर है, जिसका कलर, जो चेहरा जो है वो गोरा है, उससे इस व्यक्ति को परेशानी रही है, क्योंकि ये हमेशा द्रविडियन और आर्यन थ्योरी में बिलीव करता है और दलित विमर्श जो है वो सामने रखता है, और उसको आगे लेकर के हमेशा चलता आया है। ये आपने फिल्म काला में भी देखा होगा, जिसमें नाना पाटेकर को मुंबई से दिखाया और रजनीकांत भी वहीं पर एक चाल में रहते हैं। लेकिन आपको उस फिल्म को देखने के बाद में ये एहसास होगा कि गोरे रंग के नाना पाटेकर जो असलियत में गोरे नहीं है, लेकिन उन्हें गोरा करके दिखाया गया उस फिल्म में, और वो आर्य, एक तरीके से आर्य एक बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरी तरफ रजनीकांत जो द्रविडियन बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो द्रविड़ के साथ में है। यही बात आपको रावण फिल्म में भी दिखाई दी गई थी, और यही बात युवा में भी थी, और रोजा, दिल से और बॉम्बे में भी ये बात अपने अपने स्टाइल में हर बार मणिरत्नम ने दिखाई है। यहीं पर नंदिनी नाम का कैरेक्टर, जिसे ऐश्वर्या राय बच्चन ने निभाया है, उस किरदार में भी बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन सुंदर स्त्री कहां से है? पांड्या से। और पांड्या जो है, उनको एक तरीके से प्रेडिक्ट किया है आतंकी। आपको ये करने की बिल्कुल भी तरीके से एक तरीके से जरूरत ही नहीं थी किसी भी तरीके से। दूसरी बात, पोनियन सेल्वन को बुद्ध एक तरीके से एक सभा लगती है, और वो कहते हैं कि जो कि भाई ये जो बौद्ध भंगिमा है बनाई गई है हमारे साथ में, और ये बौद्ध सभा जो है वो आपको चाहती है कि आप सम्राट अशोक के सिंहासन पर है बैठे। पहली बात तो ये कि सम्राट अशोक ने, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म का अंगीकार किया, और उसके बाद में उनके संदेशों को विश्व व्यापक किया। लेकिन यहाँ पर भी इतिहासकारों में एक मत नहीं है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन जो है वो उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी, और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। लेकिन इस बारे में भी सभी इतिहासकार एक मत नहीं होते हैं, इसमें भी दो मत दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया, बिकॉज आपको मैं यहाँ बताता चलूं कि भीमराव अंबेडकर जी जब उन्होंने हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में दीक्षित होना स्वीकार किया था, तो वो मुस्लिम नहीं हुए, ईसाई नहीं हुए, भारतीय सनातन धर्म से निकले हुए एक और पॉइंट पे जाते हैं, बौद्ध धर्म में दीक्षित लेते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म का मतलब क्या हो जाता है कि जितने भी आज की तारीख में बात करें, जो दलित विमर्श की बात होती है, तथाकथित एससी एसटी के लोग, वो बुद्ध हो जाते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा कि आप बुद्ध की एक तरीके से हमारे प्रतिनिधि के रूप में, सम्राट अशोक के प्रतिनिधि के रूप में इस सिंहासन पर बैठे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, द्रविडियन फिलॉसफी, बुद्धिज्म फिलॉसफी, गोरे रंग को नकारना, ये मणिरत्नम की शुरुआत से आदत रही है, और इस आदत को इन्होंने इस पार्ट में भी नहीं छोड़ा है। दूसरे दो एग्जांपल आपको देता हूं। एक वैष्णव साधु का रोल इसमें है, और उस वैष्णव साधु के रोल में एक वैष्णव वीर विष्णु भक्त बार बार अपने आप को कहता है, बार बार कहता है वैष्णव वीर विष्णु भक्त, और उसका मजाक उड़ाया गया है, उसकी मोकरी बनाई गई है, उसका मखौल बनाया गया है। आपने शुरुआत में देखेंगे आप एक सीन में, जब शैव और वैष्णवों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन शैव
उस सीन के बाद में कभी नहीं आते हैं और वैष्णव को लगातार दिखाया जाता है। साउथ इंडिया की फिल्मों में वैष्णव और शैव और शाक्त के बीच में एक संघर्ष लगातार चलता है, लेकिन जब हम वैष्णव की बात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की बात आएगी भगवान श्री राम की बात आएगी, और जब श्री राम और श्री कृष्ण की बात आएगी तो आर्य की बात आएगी। यहां पर भी वही बात है कि एक वैष्णव साधु वीर विष्णु भक्त जिसका मखौल पूरी फिल्म में लगातार एक जोकर की तरीके से उसे दिखाया गया है। एक और दूसरा सीन देता हूं आपको, जिसमें कृष्ण भगवान जो है वो कंस का वध करते हैं। आप उस सीन को देखिएगा, अगर आप देखते हैं तो, मूवी देखने जाते हैं तो, ये भगवान श्री कृष्ण का रोल उस समय एक एक कन्या जो है वो अदा कर रही है। इस बात से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब वो कन्याओं की सभा है और वहीं पर उनका मंचन चल रहा है तो फिर वही अदा करेंगे। और जिस लड़की को कंस के रोल में आना था, उस कंस के रोल की जगह, उस लड़की की जगह जो एक नाम है वंदी देवन, वो आ जाते हैं और वो कपड़े पहन करके आ जाते हैं। आपको लगेगा ऐसा कि एक बच्चा सा श्री कृष्ण है, उसके पास में कुछ है नहीं, खाली जबरदस्ती जबरदस्ती मारते हुए कंस को दिखाया गया है। कंस में तो बहुत ताकत थी और यहां पर वो ताकत नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको श्री कृष्ण जो सीरियल रामानंद सागर ने बनाया था, उस सीरियल की तरफ लेकर के चलता हूं, आपको वहां पर भी ये लगेगा, लेकिन आपको अजीब नहीं लगता। आपको अजीब नहीं लगता जब रामानंद सागर के श्री कृष्णा में या बी आर चोपड़ा के महाभारत में एक छोटे से बालक श्री कृष्ण वध करते हैं कंस का, यहां पर अजीब लगता है। सेम आर्यन द्रविडियन थ्योरी जिसको बार बार प्रेडिक्ट किया जाता है मणिरत्नम की फिल्मों में, यहां पर भी किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि आपसे अपेक्षा है कि आप ऐतिहासिक फिल्में बनाएं, लेकिन ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा फिल्में बनाएं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पुनियन सिल्वन का किरदार क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। पूरी फिल्म में आप लगातार कथानक बुनते चले गए और उस कथानक में एक कथानक ऐसा बुना जो राव राजा राजेंद्र चोल के नेवल कमांडर बनते हैं, जिनका नाम वंदी देवन है, जिसका किरदार काथी इस शख्सियत ने अदा किया है, और जो शुरुआत से लगातार कथानकों को बुनते चले जाते हैं। पहले वो नंदिनी यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन, उनसे ब्लश करते हुए देखे जाते हैं। उसके बाद में सम्राट सुंदर चोल की पुत्री जिनका रोल त्रिशा ने निभाया है, उनसे भी वो ब्लश करते हैं। और तीसरी बार जब वो मिलते हैं समुद्री कुमारी जिसका नाम है पूर्णिमा, उनसे भी वो ब्लश करते पाए जाते हैं। यानी कि एक नेवल कमांडर जो आगे जाकर के बनता है, जो एक वीर युवक है, एक सीन में वो कहता है कि मैंने एक युद्ध में जो मैंने लड़ा था राजकुमार के साथ में, युवराज के साथ में, उसमें मैंने हजारों लोगों को मारा। अच्छा नहीं नहीं, सैकड़ों, नहीं पचासों, अच्छा पचासों तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज मेरी जो एक वीर भूमिका है उस पर संदेह उत्पन्न होगा। आपको ये समस्या क्यों है कि आपने सैकड़ों को मारा, हजारों को मारा या पचासों को मारा? आपका वीरत्व जो है, वो पराक्रम जो है, वो पूरी फिल्म में दिखाया जा रहा है और दिख रहा है, तो उससे कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये किरदार जब लगातार वीरत्व के साथ साथ में एक लंपटत्व भी दिखाता है, एक लंपट किरदार के तौर पे सामने आता है, तो हम कैसे माने कि यही किरदार भारत का नेवल कमांडर बनता है और राव राजा राजेंद्र चोल की? दूसरी बात, क्योंकि मैंने मिलिट्री की बात की है, नेवी की बात की है, तो मैं यहां भी यह भी बताता चलूं कि राव राजा राजेंद्र चोल के समय में भारतीय नेवी का एक बहुत बड़ा स्थान था और यही स्थान छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में आया। लेकिन इस पूरी फिल्म में आपको जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी आई थी उसके तरीके के बड़े बड़े समुद्री जहाज तो दिखाई देते हैं, लेकिन नेवल एक्सपेडिशन जो है, नेवी के तौर पे किस तरीके से वो काम आने चाहिए, वो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आता है। यानी कि इंडियन नेवी वो आपको यहाँ पूरी फिल्म में दिखाई नहीं देती है। तो और रही बात हिंदी और उर्दू की, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस फिल्म में हिंदी के शब्दों का उपयोग ज्यादा किया गया है। उर्दू के शब्द कुछ हैं, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करते हैं। और बस यही था इस पूरी की पूरी फिल्म में जो मैंने कंक्लूजन निकाला कि आप अगर ये अपेक्षा करके जाएंगे कि एक बड़ी एक ऐतिहासिक फिल्म आपको देखने को मिलेगी जो भारत के स्वर्णिम इतिहास को आपके समक्ष रख देगी, तो आप यहाँ पर गलत रहेंगे। लेकिन हाँ, इफ यू हैव सम टाइम और आपको फिल्में देखने का शौक है, तो आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं, लेकिन इसका नैरेटिव समझना आवश्यक है। इसलिए मैंने इस नैरेटिव को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, इस नैरेटिव को आपके समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो इसमें खासतौर पे मुझे नंदिनी और दूसरा जो कैरेक्टर है त्रिशा, उन दोनों की भूमिका काफी अच्छी लगी। ये अलग बात है कि जितने भी किरदार थे उन्होंने सबने अपना अपना काम ठीक तरीके से किया है, बट उनका जो स्टोरी लाइनअप है, उनका जो बुनावट है, और मेनली जो एक इस पूरी की पूरी इस पूरी मूवी का जो विजन है वो गायब है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि वो थोड़ा मिसिंग है, मैं क्लियरली कह रहा हूं कि वो विजन पूरी तरीके से गायब है, क्योंकि पूरी फिल्म में पोनियन सेल्वन के किरदार से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम उससे मोहब्बत नहीं कर पा रहे हैं, उनको उठाया ही नहीं गया। और जब तक इस तरीके के किरदार को आप नहीं उठाएंगे, आप किसी फिल्म के साथ में न्याय
कैसे कर सकते हैं। संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी बना गई थी, जो एक बहुत ही फुहड़ मूवी थी, लेकिन आप उनसे एक कैडर ऊपर के डायरेक्टर हैं, लेकिन आपने बस एक कैडर ऊपर ही मूवी बनाई है। इससे अलावा आपने कुछ और काम किया हो, ये हमें नजर नहीं आता है। देखेंगे PS2 क्या होती है। ये अलग बात है कि इस मूवी के कारण से, जो कि अभी एक नेगेटिव रिव्यू जो मुझे लगा है, इसके कारण से शायद विक्रम वेदा को फायदा हो। कल विक्रम वेदा देख करके आऊंगा, उसके बाद में उसका भी रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसमें क्या कुछ है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि हमने जम्मू डॉक्स कॉन्फ्रेंस 21 से 25 दिसंबर होने वाला है, उसकी डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी हैं और इसमें सेशन स्पॉन्सरशिप लाइन जो है वो भी ओपन है। अगर आप उसके लिए हमसे कनेक्ट करना चाहें तो हमें मेल जरूर कीजिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।